मिड कैप में तो थोड़ा 1.5% से ज़्यादा ही कमज़ोरी रही थी, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ वैसा ही मिलता-जुलता है कि भई आप 200 डे मूविंग एवरेज तो बहुत नीचे है, 20 डे मूविंग एवरेज को अभी छू रहे हैं, उसके नीचे 50 डे मूविंग एवरेज है, कितना सपोर्ट देगा, नहीं देगा। लेकिन अगर इस सपोर्ट पे नहीं रुके, तो क्या फिर यहाँ भी हमें ये 51,000 बहुत पुराना आपका एक मार्कर लगाया हुआ है, उसको दिमाग में रख लेना चाहिए कि भई हो सकता है कि वो भी हो। हाँ, इंडेक्स पे आने के पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझा दूँ मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर इंडेक्स का बिहेवियर नेगेटिव हो जाता है तो हम इस चीज़ को कंप्लीटली राइट ऑफ कर देते हैं, इस इंडेक्स को राइट ऑफ कर देते हैं। इंडेक्स पूरे स्टॉक यूनिवर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव है, उससे आप सिग्नल लेते हैं, लेकिन वो पूरा स्टॉक यूनिवर्स नहीं है। सेम चीज़ एप्लीकेबल है आपके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स। आप पिछले 2017 से भी आप एनालाइज करें, जब स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों पीक हो गए थे और 2020 के करेक्शन के बाद उन्होंने रैली शुरू की। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2017 से 20 तक में कोई मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक का नया हाई बना ही नहीं। इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एट लार्ज स्मॉल कैप और मिड कैप करेक्टिव फेज में जा सकते हैं बिकॉज उनके माइलस्टोन्स आ चुके हैं जो मैंने समझाया था, फिर बताऊंगा। लेकिन कई सारे बिजनेसेस जो कंजम्पशन रिलेटेड होंगे, जो सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट बायस रिलेटेड होंगे, ये बिजनेसेस डिस्पाइट स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स करेक्टिंग फ्लोरिश करेंगे अगले 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक। इसीलिए डिस्पाइट द सिचुएशन कि आपका स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स लार्जर करेक्शन में जा सकता है, आपको अपनी पोजीशनिंग ऐसे रखनी होगी कि उसके बावजूद भी अगर इंडेक्स या इन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स या उसके रिलेटेड स्टॉक 20, 30, 40, 50, 60% करेक्ट करते हैं, 70% करेक्ट करते हैं, तो जहाँ पे आप पोजीशन करें वो 10, 20, 30% करेक्ट करके रुकें। और जब रिवर्सल आए तो जो स्टॉक्स 50, 60, 70% करेक्ट कर चुके हैं, अपना प्रीवियस हाई भी टेस्ट नहीं करें, लेकिन जो आपकी होल्डिंग है वो मल्टीपल न्यू हाइज की तरफ बढ़े। पोजीशनिंग वैसे कीजिए, सिर्फ ये मान के मत चलिए कि इंडेक्स गया तो सब कुछ गया, ऐसा इस बाजार में नहीं होता है। अब आते हैं आपके मिड कैप इंडेक्स पे। पहले मिड कैप इंडेक्स में 60,000 प्लस माइनस 1000 की रेंज से साइकिल टारगेट आता है, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। कॉशियस तो यहाँ से रहना ही चाहिए, लेकिन ये भी है कि साइकिल के बाद एक बड़ा साइकिल का पैटर्न भी इमर्ज होके आता है। अभी मेरे पास एटलीस्ट जो इंडिकेशन ये मुझे पता नहीं है कि क्या ये फाइनल साइकिल था या इसके बाद एक और साइकिल बचा हुआ है। बिकॉज जब मैं एनालिसिस करने निकलता हूँ तो एक एनालिसिस कहती है कि नहीं भाई ये फाइनल साइकिल था, लेकिन जब दूसरी एनालिसिस की तरफ हम बढ़ते हैं तो कहते हैं नहीं ये मिड साइकिल है। इसका अंदाजा मुझे तब तक नहीं लगेगा जब तक करेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाए और फिर से डीप करेक्शन के बाद इंडेक्स नया हाई नहीं बना, बिकॉज उसके पहले मैं साइकिल स्टडी नहीं कर सकता। जी। अभी वैसे जब तक का आप इतना ये अंदाजा है। सॉरी बीच में टोकने के लिए, लेकिन जब आप ये साइकिल कहते हैं कि मिड साइकिल है या फाइनल साइकिल है, तो मतलब एक बड़े फ्रेम पे इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसी चीजें हैं ना, इनका साइकिल हमेशा रिलेट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। तो थोड़ा फिलोसॉफिकल और थोड़ा इकोनॉमी के हिसाब से जाके समझाना पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगा लें शुरुआत 2000 के आसपास से। ओके, जब जब आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सॉफ्ट हुआ करता था और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो अ, हमारा मेन सब कुछ ट्रिगर कहाँ से होता है? क्रेडिट साइकिल से, जो क्रेडिट ग्रोथ होता है। इन बिटवीन 2004-2006 आपने देखा होगा क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट एवरेज जहाँ तक मुझे याद है 2000 से 2006-07 के बीच में क्रेडिट ग्रोथ 25, 23, 24, 27, 30%, 35% ऐसे भी जा चुकी है। जब हाई क्रेडिट ग्रोथ होता है तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा आता है। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो वो बहुत ज़्यादा आपका जीडीपी को ग्रो कराता है, और इसीलिए आपने देखा होगा जो एक
डिबेट भी इन बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी चलता था कि कांग्रेस के समय 9% का जीडीपी क्रॉस कर गया था, बीजेपी आने के बाद जीडीपी गिर गया था, डिमांड ही नहीं थी। ऐसा इसलिए हुआ कि बहुत ज़्यादा बूमिंग क्रेडिट साइकिल ने आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट करके दिया, लेकिन उसने एक और बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ आपको सिस्टम में दे दिया, वो है बहुत हायर इन्फ्लेशन, जिससे 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई उसको जूझना पड़ा था। ये और तीनों को रिलेट करके साथ में बोनस दिया एनपीए का। करेक्ट बात है, एनपीए का। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाके साइकिल समझ पाएँगे। जी। साइकिल जब मैं बात करता हूँ नहीं, तो ऐसा नहीं है ठीक है। कि वो तो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके से ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं निफ्टी मिड कैप का 60,000 पे साइकिल बनता है, तो ये साइकिल कितने साल का, और अगर ये फाइनल साइकिल है तो ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद मिड कैप शेयर बढ़ना बंद कर देंगे, तो दोबारा नया साइकिल शुरू होगा, वो किस तरह से होगा, वो कितना लंबा होगा? अगर ये फाइनल साइकिल है तो हमें कितना रुकना पड़ेगा, कितना नीचे आना पड़ेगा? अगर ये मिड साइकिल है तो कितना रुकना पड़ेगा, कितना नीचे आना पड़ेगा? तो अगर फाइनल साइकिल है ना राजीव जी, तो पहली चीज़ ये है कि हमारा जो क्रेडिट टू नॉमिनल जीडीपी रेशियो है, वो 1 के आसपास रह जाना चाहिए। अभी तो हाई है क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ फिर भी आपके पास 15-17% का है, और इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास करीब-करीब अ, करीब-करीब 12-13% का है। ये 1 टू 1 हो गया तो आप समझें कि फिर मिड कैप और स्मॉल कैप पीक हो जाएँगे, फिर आपका क्रेडिट ग्रोथ डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो पाएगा। मिड कैप और स्मॉल मतलब ये कैप को मतलब ये कि फाइनल साइकिल है या मिड साइकिल है, ये इस निफ्टी के चार्ट से नहीं पता चलेगा, निफ्टी मिड कैप के चार्ट से, वो हमें पता चलेगा इकोनॉमी से। बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ समझने के लिए मुझे मैक्रो पैरामीटर्स देखिए, मैं आके इसलिए ये सब चीज़ समझाता हूँ कि मैं शुरू से आदत रही है, मैं पहले सारी चीज़ों को इकोनॉमिक्स समझता हूँ, उसके बाद फिर स्टॉक फंडामेंटल्स लेके आता हूँ, और ये प्राइस बिहेवियर जो पैटर्न है ना, ये मेरे लिए एक तरह से आउटपुट है, जो कि मुझे इंडिकेशन एंट्री और एग्ज़िट का देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं मेनली साइकिल समझने के लिए इकोनॉमी समझने की कोशिश करता हूँ और साइकिल बताता है। तो यही मुझे यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि फिर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। गवर्नमेंट का फ़ोकस है कि तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ को थोड़ा-सा सप्रेस करे, डिपॉज़िट ग्रोथ को स्पर करे, नहीं तो बैंक का इश्यू आ रहा है। अब आप क्रेडिट ग्रोथ सप्रेस करेंगे, तो फिर इकोनॉमी में क्रेडिट कम आएगा, तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ के लिए उतना एक्सपेंशन का सिचुएशन नहीं रहेगा, अगर क्रेडिट कम देंगे तो। तो साइकिल हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप का कंप्लीट हो गया, और फिर जब क्रेडिट ग्रोथ 2-3 साल के बाद फिर से लेके आएँगे इकोनॉमी में, फिर इनका साइकिल क्रिएट हो, वो मामला समझने का है ना। इसलिए मैं इंडिकेशन यहाँ प्राइस लेवल से ले रहा हूँ इंडेक्स का, कि हो सकता है इनके लेवल्स आ चुके हों या 6 महीने के अंदर आ जाएँ। मिड कैप में बहुत ज़्यादा आपको राइज़ ना मिले, स्मॉल कैप में फिर भी 10% का राइज़ मिल सकता है। जी। इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये है कि सोमेश जी, ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते के अंदर चार्ट्स को फिर से थोड़ा और डीप स्टडी करेंगे और फिर बताएँगे फाइनल साइकिल है या मिड साइकिल है। 6 महीने साल भर लगेंगे ये समझने में कि भई हमारा क्रेडिट ग्रोथ कितना रहने वाला है, और फिर हमें ये समझ में आएगा कि भई हम मिड कैप की या स्मॉल कैप की जर्नी में कहाँ पे खड़े हैं। सही बात जी। तो ये इंस्टेंट नूडल नहीं होगा, अगले हफ्ते नहीं पता चलेगा कि ये फाइनल साइकिल है या मिड कैप या मिड साइकिल है। है। नहीं, साइकिल समझने के लिए तो साल लगता ही है, महीना ठीक 6 है, महीना लेकिन साल तो लगता लेकिन तब तक तो हमें इस इंडेक्स के लेवल समझने होंगे ना, जिससे मोटे तौर पे बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की चाल समझ में आए। है। जी, बिल्कुल। तो इसके लिए लेवल्स पे आ जाते हैं, और ये मैं आपको पहले समझा दूँ। पहले आपको करेक्शन वाला जो फ़ेज़ है, उसके लिए जी। रेडी कर देता हूँ। तो 60,000 के आसपास तो मिड कैप का वैसे भी साइकिल कंप्लीट हो रहा था, तो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा आप और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान रखेंगे हम 50 डीएमए। 50 डीएमए है 57,000 के आसपास, ओके, 57,400, और उसके जस्ट नीचे आपका ब्रेकआउट पॉइंट है, जो कि करीब-करीब है 57,500 का। इसके नीचे अगर मिड कैप इंडेक्स बंद होना शुरू हो गया, तो फिर आप ये समझ के चलें कि मिड कैप में भी शायद लार्जर डीपर करेक्शन होने के चांसेस होंगे। उसके पहले बहुत डीप करेक्शन नहीं होना चाहिए।
मिड कैप इंडेक्स में। जी, और साथ में हम स्मॉल कैप इंडेक्स को भी समझ लेते हैं। इसने पिछले दिन 1.25% का नुकसान दिखाया है, लेकिन उससे पहले सेम डे, उसी दिन इसने अपना एक नया हाई भी बनाया है। तो लगभग 19,660 के आसपास तक जाने के बाद वहाँ से इसमें एक करेक्शन है। अभी तो यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज भी पीछे है, तो ये कह सकते हैं कि चार्ट के हिसाब से तो स्ट्रॉन्गेस्ट है अभी तक। है, लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि राउंडिंग टॉप के बाद जो एक्सटेंशन शुरू हुआ है वो एक्सटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हालांकि इसका भी करेक्टिव फेज हमें 18,700-800 के पास जो 50 डीएम है उसके नीचे ही लेना चाहिए, उसके पहले नहीं सोचना चाहिए। लेकिन थोड़ा पहले आप जाकर देखेंगे तो डिविएशन होने के बावजूद भी 50 डीएमए को इसने रीगेन किया है, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हुआ है। इलेक्शन डे के दिन भी हुआ है और 5 अगस्त के आसपास भी हुआ है। तो स्मॉल कैप के इंडिकेटर्स बहुत क्लीन नहीं मिलेंगे। इसके रिवर्सल के लिए या सपोर्ट के लिए पहले निफ्टी मिड कैप रीड करना पड़ेगा और उसके थ्रू स्मॉल कैप पे इंडिकेशन लेके आना पड़ेगा। जी, तो निफ्टी स्मॉल कैप को किस लेवल के टूटने के बाद आप कमजोर मानेंगे? पहली चीज इसको कमजोर मान के चलें, क्योंकि तभी कमजोर मान के चलें जब मिड कैप का लेवल टूट जाए, क्योंकि फिर ये पीछे से ये भी लेवल तोड़ेगा। इसलिए इसका अपना रीडिंग तो कुछ खास मायने नहीं रखेगा, लेकिन हाँ लेवल रखना है तो 18,700 का रखना चाहिए, 18,700 600। जी, ओके, 18,700 के आसपास का आप कह रहे हैं, यानी जहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज भी वहाँ कट चुका होगा उसके नीचे से। बिल्कुल।